गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज इसमें अपना टॉपिक रहेगा अधिकार प्रत्यायोजन, अथॉरिटी डेलीगेशन। प्रत्यायोजन को और अन्य कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे समर्पण, भारार्पण, प्रत्यायुक्ति या अंतरण। अगर एग्जाम में इन शब्दों का भी यूज किया जाए तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अधिकार प्रत्यायोजन के संबंध में अपन शुरुआत करते हैं। एक उपक्रम में कई व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, तो प्रश्न यह आता है कि ये लोग किस तरह से कार्य का निष्पादन करें तथा कैसे दूसरों से कार्य करवाएं। प्रबंधकों का मुख्य काम स्वयं कार्य संपादन करना न होकर दूसरों से कार्य कराना होता है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि कार्यरत प्रबंधकों को पर्याप्त अधिकार प्रदान न किए जाए। उचित अधिकारों के अभाव में कोई भी कर्मचारी न तो सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है और न ही अपने अधीनस्थों से काम ले सकता है। इसलिए ही अधिकार प्रदान करने को प्रबंध की कुंजी कहा जाता है। अतः उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत व्यक्तियों को उचित अधिकार प्रदान करना परम आवश्यक है। सारांश के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जो भी संस्था में प्रबंधक कार्य करते हैं वो स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रबंधकों को उचित अधिकार प्रदान किए बिना वो दूसरों से कार्य नहीं करा सकते हैं। अब अपन अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ स्पष्ट करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका अर्थ साधारण शब्दों में अधिकार प्रत्यायोजन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान करता है। इसका अभिप्राय स्थायी रूप से अपने कार्यों से बचना नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक प्रबंधक के लिए यह एक आवश्यक तंत्र बन गया है। इसलिए ही तो लुईस एलन ने इसे प्रबंध की शक्ति का नाम दिया है। कई विद्वानों ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की परिभाषा दी है। जैसे थियो हेमन ने कहा है कि अधिकार प्रत्यायोजन से आशय अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना है। इसी प्रकार अन्य कई विद्वानों ने परिभाषा दी है, और उसी के आधार पर एक सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में अपन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ बता सकते हैं। जैसे साधारण शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि अधिकार प्रत्यायोजन एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है, जिससे उच्च अधिकारी कर्तव्य निर्धारित करता है, अधिकार प्रदान करता है तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत अधिकारों को सौंपना, अधिकार प्रदान करना तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करना ये प्रमुख कार्य माने जाते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ स्पष्ट करने के बाद में अपन ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अधिकार प्रत्यायोजन के अंतर्गत उच्च अधिकारी कर्तव्य निर्धारित करता है, अधिकार प्रदान करता है तथा उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। यह विकेंद्रीयकरण से भिन्न माना जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन से यह भिन्न माना जाता है तथा यह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यायोजक का दायित्व अंतिम होता है। अधिकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में 5 चरण सम्मिलित किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। अपेक्षित परिणामों का निर्धारण करना, पहला स्टेप अपेक्षित परिणामों का निर्धारण करना। दूसरा क्रियाओं का विभाजन करना, कर्तव्यों का बतलाना,
चौथा अधिकारों का प्रदान करना तथा पांचवा दायित्व की उत्पत्ति करना। अधिकार प्रत्यायोजन के मूल रूप से अध्ययन की दृष्टि से ये 5 चरण सम्मिलित किए हैं, जिनमें अपन ध्यान दें इस बात पे कि पहला अपेक्षित परिणामों का निर्धारण करना, दूसरा क्रियाओं का विभाजन करना, तीसरा कर्तव्यों को बतलाना, चौथा अधिकारों को प्रदान करना तथा पांचवा दायित्वों को उत्पत्ति करना। ये 5 चरण अधिकार प्रत्यायोजन के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। फिर इसके बाद आधुनिक युग में अधिकार प्रत्यायोजन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से अपन ये कह सकते हैं कि आज के युग में अधिकार प्रत्यायोजन का महत्व बहुत अधिक है। जैसे पहला महत्व, संगठन की आधारशिला इसे माना जाता है। प्रबंध में सहायता, कार्यभार का उचित वितरण, मनोबल में वृद्धि, योग्यता का विकास, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अधीनस्थों को उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपने से उनमें योग्यता का विकास होता है। हिस्सेदारी में वृद्धि, उच्च प्रबंध का स्थानापन्न आसान, प्रभावकारी पर्यवेक्षण, योग्यता में वृद्धि, नवीन विचारों की प्राप्ति। ये जो महत्वपूर्ण कारण हैं जो इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल महत्व ही है, बल्कि अधिकार प्रत्यायोजन के कुछ प्रमुख दोष या प्रमुख सीमाएं भी होती है। जैसे कार्य की प्रकृति, प्रत्यायोजन की अनुमति, नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार, प्रत्यायोजक की योग्यता, अधीनस्थ की योग्यता, अपने भविष्य के प्रति आशंका और संगठन का आकार एवं स्वरूप, ये इसकी प्रमुख सीमाएं मानी गई हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है। जैसे पहला सिद्धांत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का है, आदेश की एकता का सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों में अपन ने इस आदेश की एकता के सिद्धांत का अध्ययन किया था। इसका सीधा और सरल शब्दों में अर्थ क्या होता है कि एक ही अधिकारी द्वारा समय समय पर आदेश दिया जाना। अलग अलग अधिकारियों द्वारा अलग अलग अधीनस्थों को एक समय पर आदेश नहीं दिया जाता है। दूसरा सिद्धांत है अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह बतलाता है कि जिस अधीनस्थ को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए कार्य सौंपा जाता है, उसका कार्य को पूरा करने के प्रति पूर्ण उत्तरदायी माना जाता है। अनुरूपकता का सिद्धांत। अगला है व्याख्या का सिद्धांत। अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन का सिद्धांत। प्रभावशाली नियंत्रण का सिद्धांत। अव्यक्तीकरण का सिद्धांत। अव्यक्तीकरण का सिद्धांत, ये मूल रूप से 7 सिद्धांत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माने गए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही अपन अधिकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन के सिद्धांतों को थोड़ा डिटेल से अपन अध्ययन करें तो आदेश की एकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति का यदि एक ही उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व हो तो मतभेद कम से कम होंगे। कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर किसी विशेष क्रिया से संबंधित अधिकार एक उच्च अधिकारी से एक अधीनस्थ की तरफ प्रभावित होने चाहिए। दूसरा सिद्धांत अंतिम उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि एक अधिकारी अधिकारों का ही प्रत्यायोजन कर सकता है, उत्तरदायित्वों का नहीं। अंतिम उत्तरदायित्व तो प्रत्येक परिस्थिति में उसी अधिकारी के पास रहेगा जिसे प्रथम प्रयास में ये अधिकार मिले हैं। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि अधीनस्थ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। अधीनस्थों का उत्तरदायित्व स्वीकार किए गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए होगा। कुछ विचारकों का यह मानना है कि यह कहना गलत है कि उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जा सकते। इनके अनुसार उत्तरदायित्व तो किसी कार्य की योग्यता का
श्रेष्ठतम तरीके से निष्पादन करने का बंधन माना जाता है। अगला है प्रशिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि उन कर्मचारियों को जिन्हें प्रत्यायोजन किए गए हैं उन्हें उस कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए योग्य बनाना आवश्यक है और यह प्रशिक्षण की मदद से ही संभव होता है। अगला सिद्धांत व्याख्या का सिद्धांत। यह सिद्धांत बतलाता है कि जो भी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाए वह औपचारिक होना चाहिए, अर्थात पूर्व परिभाषित होना चाहिए। पूर्व परिभाषित होने का अभिप्राय उसके अधिकारों एवं कार्यों की सीमाओं को पूर्व निर्धारित करने से है। इसी प्रकार अन्य सिद्धांत प्रभावशील नियंत्रण का सिद्धांत, अव्यक्तीकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? एलन के अनुसार अभिप्रेरणा भारार्पण में चल शक्ति माना जाता है। एलन ने यहाँ तक कहा है कि अभिप्रेरणा भारार्पण में चल शक्ति माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि एक प्रबंधक को जो अधिकार प्रत्यायोजित करना चाहता है उसमें उन व्यक्तियों को जिनको अधिकार सौंपे गए हैं उन्हें अभिप्रेरित करने की क्षमता है। इसके लिए उसे प्रभावशाली संप्रेषण, कुशल नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, सहभागिता, समूह भावना आदि को साकार रूप देना होगा। तो ये प्रमुख रूप से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के सिद्धांत हुए। धन्यवाद।